नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो साझा कर यात्रा को बताया सफल। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। लगातार दूसरे दिन भी इजराइल का बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट डिवीजन के प्रमुख इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की खबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। वैश्विक मुद्दों के समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र शुरू। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मानवता विरोधी देशों की कड़ी निंदा की। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतिम बार सत्र को किया संबोधित। गाजा युद्ध विराम समझौते पर दिया जोर। डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन। और सुर्खियों के बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना की। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं। मंगलवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायल ने कई बड़े हवाई हमले किए। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की खबर है। इजरायल हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाने के लिए लेबनान में उसके ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले राजधानी बैरूत के इलाकों पर हवाई हमले किए। बैरूत के दक्षिणी हिस्से में हुए ताजा हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। हवाई हमलों में आमतौर पर व्यस्त रहने वाले घोबेरी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया है। हालांकि इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में अब तक करीब 558 लोग मारे गए और 1800 से ज्यादा घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में से अभी तक कई लोगों की पहचान होनी बाकी है। वर्ष 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद ये सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 558 लोग मारे गए हैं। उनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने बैरूत में लक्षित हमले किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर इब्राहिम कुबैसी को मारा गया है। कुबैसी हिजबुल्लाह रॉकेट डिवीजन का प्रमुख बताया जा रहा है। इस बीच आईडीएफ के सैन्य प्रमुख ने आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह हमले और तेज किए जाने की बात कही है। इन हमलों के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इजरायली ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने बड़े हवाई हमले के तहत दक्षिणी एवं पूर्वी लेबनान के निवासियों को जगह खाली करने की चेतावनी दी थी। हजारों लेबनानी नागरिक दक्षिण से पलायन करने लगे और दक्षिणी बंदरगाह शहर सिडोन से गुजरने वाला मुख्य राजमार्ग बैरूत की ओर जाने वाली कारों से जाम हो गया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों के कई स्कूल आश्रय स्थलों में तब्दील हो गए हैं। स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि औसतन हर 2 घंटे में एक स्कूल आश्रय स्थल में तब्दील हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभाव रखने वालों से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई न बढ़ने देने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है।
incidents in which any civilian वोल्कर तुर्क सभी देशों और क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले लोगों से संघर्ष को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है। वहीं यूनिसेफ ने भी चेतावनी दी है कि संघर्ष में और वृद्धि लेबनान में बच्चों के लिए विनाशकारी साबित होगी, खास तौर से उन लोगों के लिए जो इजराइल के हमलों के कारण विस्थापन के लिए मजबूर हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि ईयू ने भी ताजा स्थिति पर चिंता जताई है। यह वृद्धि बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। मैं कह सकता हूं कि ये लगभग पूर्ण युद्ध में है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को फिर इजराइल का रॉकेट दागने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली सेना के एक अड्डे को निशाना बनाने के लिए नई रॉकेट फदी 3 इस्तेमाल किया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान के लोगों से इजरायली सेना द्वारा गिराए गए पर्चों के बारकोड डाउनलोड नहीं करने की अपील की है। गुट का कहना है कि ये बारकोड बेहद खतरनाक है और डाउनलोड होते ही सारी जानकारी इजरायली सेना के पास चली जाती है। बताया जा रहा है कि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा। अमीरात और कतर एयरवेज सहित खाड़ी की कई एयरलाइंस ने बेरूत के लिए अपनी सेवा फिलहाल बंद कर दी है। वहीं अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से जल्द लेबनान खाली करने की सलाह दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सफल अमेरिका यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने जहां क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के लोगों को तो संबोधित किया ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी अपना वक्तव्य दिया। और आइए प्रधानमंत्री के सफल अमेरिका दौरे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भारत के कद की झलक साफ देखने को मिली। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बनते भारत की बात अब दुनिया सुनती है। एक और जहां प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर के संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया, तो वहीं शांति का संदेश देते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। अगर बात क्वाड की जाए तो वह दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में एक बड़ा ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ, सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर
and to complement. न्यूयॉर्क में शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ के साथ हुई पीएम मोदी की मुलाकात में भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की गई। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। गौरतलब है कि भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। पीएम मोदी के दौरे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भी बात हुई है। अमेरिका ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया। यही नहीं, भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को कई अवसर पर महत्वपूर्ण बताया है, जिसकी छाप पीएम की यूएसए यात्रा के दौरान भी देखने को मिली। लिहाजा अमेरिका ने भी इस भारत की पहल की सराहना की है। विदेशी धरती पर भारत के गौरव का गुणगान जड़ों से जुड़े भारतीयों में उत्साह भरने वाला रहा। न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुष्प मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पुष्प की 5 पंखुड़ियां मिलकर ही विकसित भारत बनाएंगी। मैं इस पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने रक्षा और सैन्य भागीदारी को मजबूत करने समेत नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोले जाने पर भी बात की। यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना की यूएस स्पेस फोर्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर भारत के साथ सहयोग करने जा रही है। भारत में यह फैब्रिकेशन प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी को अमेरिका द्वारा भारत की 297 कलाकृतियां वापस सौंपी गईं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में गए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी का सफल अमेरिकी दौरा भारत 2047 के विजन को नई ऊर्जा देता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई। नेशनल पीपुल्स पावर यानी कि एनपीपी की 54 वर्षीय नेता अमरसूरिया को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति दिसानायके ने संसद भंग कर दी है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने हरिनी अमरसूरिया को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्हें राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। दिसानायके ने स्वयं सहित 4 सदस्यों का मंत्रिमंडल नियुक्त किया है। अमरसूरिया को न्याय, शिक्षा, श्रम, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और निवेश मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एनपीपी सांसदों विजिता हेरात और लक्ष्मण निपुलाची ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। हरिनी ने बताया कि संसद को जल्द ही भंग कर दिया जाएगा। श्रीलंका का आर्थिक संकट दिसानायके के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने देश की भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति को बदलने का वादा किया और जनता ने उन पर भरोसा कर उन्हें इस पद पर पहुंचाया। दिसानायके ने शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 38 अन्य उम्मीदवारों को शिकस्त दी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को 12 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। उन्होंने 3 नामी उम्मीदवारों नमल राजपक्षे, साचित प्रेमदासा और रानिल विक्रम सिंघे को इस चुनाव में मात दी। जनता विमुक्ति पेरामुना
जेवीपी पार्टी के नेता दिसानायके इस चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर्स गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। एक साधारण परिवार से आने वाले अनुरा की इस पद तक पहुंचने की कहानी काफी दिलचस्प है। दिसानायके ने 80 के दशक में छात्र राजनीति शुरू की। कॉलेज में रहते हुए 1987 और 1989 के बीच सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान वो जेवीपी में शामिल हुए और तेजी से अपनी पहचान बनाई। 80 के दशक में जेवीपी ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया और भारी हिंसा हुई। इसे श्रीलंका का खूनी दौर भी कहा जाता है। सरकार ने इस विद्रोह को कुचला और इसमें जेवीपी संस्थापक रोहाना विजय वीरा भी मारे गए। हालांकि बाद में दिसानायके और जेवीपी ने हिंसा के रास्ते से दूरी बना ली और दिसानायके साल 2008 में सांसद बने। इसके बाद 2004 में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उन्हें कृषि और सिंचाई मंत्री बनाया गया। दिसानायके 2014 में जेवीपी के अध्यक्ष बने। राष्ट्रपति पद की दौड़ में दिसानायके पहली बार 2019 में आए, लेकिन बुरी तरह से हारे और केवल 3% वोट ही पा सके। मार्क्सवादी नेता अनुरा दिसानायके के सामने पद संभालने के बाद कई बड़ी चुनौतियां हैं। उनके सामने देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने का बड़ा चैलेंज है। खासतौर से छात्रों और श्रमिक वर्ग के वादे पर उनको खरा उतरना होगा, जिनका उन्होंने जोरदार समर्थन मिला है। इस बीच दिसानायके ने मंगलवार को प्रमुख माइकल कार्डियल जेनिस से मुलाकात की और उन्होंने 2019 के ईस्टर फ्राइडे आतंकी हमले का सच दुनिया के सामने लाने का भरोसा दिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और आइए अब नजर डालेंगे अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। ऐसे देश जो दुनिया को मानवीय संकट के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। मैं कड़े शब्दों में ऐसे देशों की निंदा करता हूं जो मानवता के विरोधी हैं। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के उद्घाटन संबोधन में उन्होंने ये बात कही। वैश्विक मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के कई नेता जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के उद्घाटन संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उन देशों की निंदा की जो जंग के जरिए दुनिया को मानवीय संकट के दलदल में धकेल रहे हैं। उन्होंने ऐसे देशों की निंदा की जो महसूस करते हैं कि वे अपने द्वारा छेड़े गए युद्धों के लिए जेल से मुक्त होने के कार्ड के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देश सोचते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंद सकते हैं, वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर सकते हैं
उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से कहा कि वे दूसरे देश पर आक्रमण कर सकते हैं, पूरे समाज को बर्बाद कर सकते हैं या अपने ही लोगों के कल्याण की पूरी तरह से उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। गाजा दुस्वप्न है जो पूरे क्षेत्र को अपने साथ घसीटने का खतरा पैदा कर रहा है। गुटरेस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। Civilians are paying the price in rising death tolls and shattered lives and communities. It is time for a just peace based on the UN Charter, on international law, and on UN resolutions. I think three major drivers of unsustainability. A world in Sudan, a brutal power struggle has unleashed horrific violence. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में चौथी और आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन का युद्ध विफल हो गया है, दुनिया को चुनना होगा कि क्या यूक्रेन के लिए समर्थन बनाए रखना है या उस आक्रामकता से दूर जाना है। उन्होंने कहा गाजा में अब युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप देने और बंधकों को घर लाने का समय आ गया है। He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, more united than ever before, with two new members, Finland and Sweden. But we cannot let up. The world now has another choice to make. Will we sustain our support to help Ukraine win this war and preserve its freedom, or walk away and let aggression be renewed and a nation be destroyed? I know my answer. We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine. 24 से 30 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार अध्यक्ष अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन समेत अन्य नेताओं ने भी मंगलवार को यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। सत्र के पहले दिन यूक्रेन, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, सूडान के मुद्दे तो उठे ही, साथ ही जलवायु परिवर्तन, वैश्विक असमानता और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे अन्य मुद्दे भी एजेंडे में हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। So Siguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस ने यूक्रेन के पूर्वोत्तर शहर खार्किव में एक हाईराइज अपार्टमेंट को निशाना बनाया है। गाइडेड बम द्वारा किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूस पहले भी इस इमारत को निशाना बना चुका है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों से रूसी हमलों के रोकने में मदद करने का आह्वान किया है।
वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि रूस के पास यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पेस्कोव ने कहा है कि जैसे ही लक्ष्य हासिल हो जाएंगे, सैन्य अभियान समाप्त हो जाएगा। यूरोप के बाद अब ब्रिटेन में भी बाढ़ का खतरा लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। ब्रिटेन में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने भी देश के दक्षिणी और मध्य भागों में लोगों को घरों से न निकलने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। और आप इस खबर से जुड़ी हुई और जानकारी देखिए। नमस्कार। यूरोप में बीते दिनों आए तूफान के बाद से यूरोप के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बीते 2 दशकों में आए अब तक के इस सबसे भीषण तूफान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में आई इस बाढ़ में अब तक कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता हैं। वहीं इस दौरान हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त शहरों और कस्बों को खाली करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। यूरोप में बाढ़ और भारी बारिश से हुई इस तबाही के बाद अब यह मंजर ब्रिटेन में भी होता नजर आ रहा है। ब्रिटेन में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई क्षेत्रों में भारी जल वर्षा के कारण कई सड़कें बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने भी देश के दक्षिणी और मध्य भागों में लोगों को घरों से न निकलने की चेतावनी भी दी है। मेरे घर और बगीचे में काफी पानी भर चुका है। यहाँ कल रात से लगातार बारिश हो रही है। मैंने पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा है। वहीं जर्मनी के कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जर्मनी पोलैंड सीमा से सटी ओडर नदी का जलस्तर